दिस इज उज्जवल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम और इसे हम रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसने रदरफोर्ड ने इसमें क्या करा था, एक गोल्ड फॉइल ली थी और इस गोल्ड फॉइल में से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वे स्कैटर हो रहे थे। तो इसलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम इसको रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था भाई थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, मतलब एटम का एक उन्होंने मॉडल दिया था जिसमें एटम में इलेक्ट्रॉन की ही बातें हो रही थी। तो उस वक्त तक हमारा न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हो पाए थे, तो इसलिए रदरफोर्ड को भी अपने एक मॉडल लाना पड़ा भाई, उसमें कुछ सुधार करा है। तो थॉमसन मॉडल में भी कुछ सुधार हुए। तो फिर क्या हुआ, थॉमसन मॉडल में जो था इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बातें बताई जा रही थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में इतनी बातें नहीं थी, हालांकि जब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर भी नहीं हो पाया था। तो उसके बाद जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था वो फेल हो गया, और जो थॉमसन का मॉडल था वो फेल हो गया। तो एक बार की बात थी भाई 1909 में, तो क्या हुआ 1909 की बात है ये, कि एक रदरफोर्ड ने एक टीम तैयार की, ठीक है। उनकी टीम में कुछ साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड करा। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा कि भाई पहले तो उन्होंने एक लेड का बॉक्स लिया, और उस लेड के बॉक्स के अंदर क्या भरे हुए थे, इसके अंदर थे हमारे रेडियो एक्टिव पोलेनियम, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर क्या थे हमारे, इस बॉक्स के अंदर हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये लेड का बॉक्स है ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे हमारे। और ये उन्होंने सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली उन्होंने, ठीक है। जब भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी हमने तब भी देखा था कि भाई एक हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली थी और एक फ्लोरोसेंट मटेरियल था, तो उस पर कोई भी पार्टिकल आकर स्ट्राइक कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वो चमक रही थी। तो सिमिलरली रदरफोर्ड ने भी किस प्रकार की एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली और उसके सामने रख दी अपनी गोल्ड फॉइल, मतलब गोल्ड की एक लेयर, सपोज करो गोल्ड की पन्नी है, ठीक है। तो उसकी भी एक लेयर जो अपनी पॉलीथीन होती है, आपने देखी होगी पॉलीथीन, सिंपली पॉलीथीन, और एक पेपर है सपोज करो। तो इस पेपर की भी ये एक लेयर नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारी लेयर होंगी। तो उस लेयर में से केवल रदरफोर्ड ने एक लेयर ली, मतलब इस लेयर के आप आर पार देख सकते थे, इतनी पतली थी वो सिंगल लेयर थी गोल्ड फॉइल की, गोल्ड की। तो इसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड की फॉइल है। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ इस प्रकार करा था भाई, कि सपोज यहाँ पर एक उन्होंने एक होल बनाया, तो इसके अंदर अल्फा पार्टिकल होंगे, ठीक है। ये जो लेड बॉक्स है अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं, ये हीलियम होता है, ठीक है। हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे दो तो प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे इसके अंदर नहीं होते। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो जो हम इससे प्रीवियस चैप्टर में भी तो पढ़ रहे थे कि एटम और इलेक्ट्रॉन, तो हमने उसमें ये जाना था कि भाई जो हमारे पास एटम होता है, कोई भी, हमने पढ़ा था कि कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर एटम होता है, ठीक है, वो एटम से मिलकर बना होता है। सिमिलरली गोल्ड फॉइल, गोल्ड क्या है, गोल्ड एक एलिमेंट है, ठीक है। तो जो गोल्ड एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम होगा वो गोल्ड के ही एटम होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम एयू, इसके अंदर एयू एटम होगा, ठीक है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा भाई,
तो एक लैड इस प्रकार का एक सेटअप तैयार करा उन्होंने। तो क्या होगा, जब उन्होंने वो एक होल तैयार करा यहाँ पर, तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे, क्या होगा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट होंगे हमारे, ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे और पहले तो इस गोल्ड फॉइल पर आकर भी स्ट्राइक करेंगे। तो जब अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करेंगे, तो मैंने आपको बताया था ये गोल्ड फॉइल की हमने केवल एक सिंगल लेयर ली है, ये इतनी पतली है कि इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास भी हो सकते हैं, ठीक है, वो इसके पार भी जा सकते हैं और इससे टकरा कर वे वापस भी आ सकते हैं और इसके अंदर भी मर्ज हो सकते हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो उन्होंने, रदरफोर्ड ने कुछ इस प्रकार का ही अपना सेटअप करा था। तो वो हम जानेंगे कि भाई उन्होंने इस प्रकार का सेटअप करके क्या ऑब्जर्वेशंस की, मतलब कितने पार्टिकल्स हमारे बाहर गए, कितने पार्टिकल्स वापस टकरा के वापस आ गए, कुछ इमर्ज हो, मतलब अब हम सब चीज़ जानेंगे इस एक्सपेरिमेंट में कि रदरफोर्ड ने क्या क्या करा होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड इस जो अपने ये गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस, इसमें क्या क्या हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन निकाले, मतलब क्या बातें उन्हें पता चली इस एक्सपेरिमेंट करके। भाई जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमें कुछ रिजल्ट देता है, कुछ कंक्लूजन देता है, कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं उससे, मतलब हमारा कोई एक्सपेरिमेंट करने का कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता है। तो उसी उद्देश्य के साथ रदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट करा था गोल्ड फॉइल का। तो वही हम जानेंगे भाई क्या क्या उन्होंने इसके अंदर डिस्कवर किया ना। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये लेड का बॉक्स है और ये इधर गोल्ड फॉइल है, ठीक है। तो जो लेड का बॉक्स है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की क्या निकलेगी, बीम निकलेगी एक। तो जब बीम एक अल्फा पार्टिकल सोर्स से एक बीम निकली और वो गोल्ड फॉइल पर जाकर स्ट्राइक की, तो हम देखते हैं क्या हुआ कि व्हेन ऑफ दी, तो जब ये क्या थी, जो अपनी बीम थी ये अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल पर जाकर स्ट्राइक की, तो हम, तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे, जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे, वो क्या हुआ, वो एक स्ट्रेट लाइन में पास कर गए, वो गोल्ड फील्ड से सीधे निकल के, मतलब आर पार निकल के एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हुए, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। तो पहला तो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि भाई जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो पार कर गए गोल्ड फॉइल को। सपोज करो कि हमारे पास 100 पार्टिकल्स हैं, सपोज करो कि हमारे पास कितने हैं, ये 10,000 पार्टिकल्स निकले, सपोज करो अल्फा के, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, निकले तो बहुत सारे थे, ठीक है, वो अरबों में हो सकते हैं, करोड़ों में हो सकते हैं, ठीक है, 10,000 में हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 10,000, सपोज करो 10,000 पार्टिकल्स निकले एक बीम के रूप में। तो उस 10,000 में से भैया 9,500 पार्टिकल्स, मतलब ज़्यादातर पार्टिकल्स, मतलब ये कह सकते हैं कि 95% पार्टिकल्स, उससे भी ज़्यादा बल्कि क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके, मतलब गोल्ड फॉइल को आर पार निकल के गोल्ड फॉइल से भी। ये बात हमें पता कैसे चली भाई, हमने आपको डायग्राम में दिखाया था कि भाई कि यहाँ पर हमारा क्या था, एक सोर्स था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का, और यहाँ हमारे यहाँ पर गोल्ड फॉइल थी, और हमने इस गोल्ड फॉइल के पीछे क्या लगाई थी, एक स्क्रीन लगाई थी, ठीक है, जिंक सल्फाइड की। तो ये बात पता कैसे चली कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में इसको आर पार निकल गए इसके गोल्ड फॉइल के। जब भाई अल्फा पार्टिकल इससे पार निकल के तो यहाँ पर टकराए होंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इस पर कोई भी पार्टिकल टकराते हैं तो ये चमकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या की, ये चमकी, मतलब ब्राइट हुई, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इसके पार निकल गए थे। इस वजह से ही उन्होंने क्या काम करा था, एक जिंक सल्फाइड की यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई थी जिससे वे पता लगा सके भाई पार्टिकल्स कितने निकलने हैं। तो क्योंकि क्या होता है, ये चमक जाएगी, ठीक है, ब्राइट हो जाएगी, ये चमकने लगेगी जब इस पर पार्टिकल टकराएंगे। तो और क्या बातें पता चली हमें उस एक्सपेरिमेंट से, और उन रदरफोर्ड ने ये पता किया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ
द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली। तो उन्होंने जो नेक्स्ट जो जो नेक्स्ट थिंग थी वो ऑब्जर्व की, वो क्या थी कि भाई उसमें से कुछ पार्टिकल हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए। भाई पहले चीज़ तो हमारी ये थी, यहाँ पर गोल्ड फॉइल थी और ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या थे, स्ट्रेट लाइन में इसको पार कर गए थे गोल्ड फॉइल को। और हमें यहाँ से एक बात और पता चली भाई, जो कुछ पार्टिकल्स थे यहाँ से, जो अल्फा पार्टिकल्स की बीम चली थी यहाँ पे, यहाँ से कुछ पार्टिकल इस पे से टकराए और वो हल्के से डिफ्लेक्ट कर गए। हल्के से डिफ्लेक्ट मतलब स्ट्रेट नहीं निकले, वे हल्के से डिफ्लेक्ट कर गए। तो भाई ये बात पता कैसे चली कि भाई जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट कर गए, वो भी इसी स्क्रीन से पता चली। भाई ये स्क्रीन यहाँ तक थी ना, ये पूरी इस तरह से थी स्क्रीन। तो जब ये पार्टिकल इससे यहाँ पर स्ट्राइक किए होंगे गोल्ड फॉल से और ये हल्के से स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हो गए, तो यहाँ पर ये यहाँ पर भी स्ट्राइक किए होंगे, यहाँ पर स्ट्राइक किए होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ब्राइट चमके होंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ रोशनी हमारी यहाँ पर भी थी। यहाँ पर जो रोशनी थी वो कम थी यहाँ के मुकाबले। यहाँ पर रोशनी हमारी, जहाँ पर ब्राइटनेस थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पर ब्राइटनेस कम थी। तो हम इससे ये कह सकते थे कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो स्ट्रेट लाइन में, मतलब इसको पार करके सीधे निकल गए, और कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स टकराकर हल्के से स्लाइटली, तो कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स हमारे स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हो गए। और जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था वो बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहा। तो जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था उसमें क्या देखा रदरफोर्ड ने कि अ वेरी फ्यू पार्टिकल बाउंस्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट बैक अबाउट 180 डिग्री। कि अ वेरी फ्यू पार्टिकल मतलब कुछ ही पार्टिकल्स क्या हुए, बाउंस बैक हो गए, मतलब स्ट्रेट लाइन में बैक हो गए 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है भाई, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकले हमारे, और यहाँ पर क्या थी, गोल्ड फॉइल, और हमारी ये यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि पार्टिकल्स गए और जिस एंगल से गए थे मतलब, और उसी एंगल से वापस आ गए, मतलब 180 डिग्री वापस आ गए। ये जो ऑब्जर्वेशन था तीसरा, ये बहुत ही हमारा क्या था, ये बहुत ही हमारा हेल्पफुल रहा है। तो भाई ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो रदरफोर्ड ने करे। तो भाई पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि भाई अल्फा पार्टिकल की बीम निकली यहाँ से, और जो सपोज करो 10,000 पार्टिकल्स है, उन 10,000 पार्टिकल्स में से 9,500 पार्टिकल्स क्या थे, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से यहाँ पर गोल्ड फॉइल को पार कर गए। ठीक है, गोल्ड फॉइल को पार करके वो यहाँ पर स्ट्राइक कर दिए, और उनमें से 10,000 में से, ठीक है, क्या थे, जो 450 पार्टिकल्स थे, बल्कि 450 पार्टिकल थे, 450 पार्टिकल्स क्या हुए, ये स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हो गए, हल्के से डिफ्लेक्टेड हो गए अपने एंगल पर, किसी एंगल पर। ये हम ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, आपको बता रहे हैं कितने पार्टिकल्स हुए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल के, उनमें से कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट होके स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए, और जो बहुत ही कम पार्टिकल्स थे, ए वेरी फ्यू, मतलब 10,000 में से केवल 50 पार्टिकल्स, बल्कि 10,000 में से 50 भी नहीं होंगे, 10,000 में से एक पार्टिकल्स होगा, और यहाँ पर होगा 499 पार्टिकल्स हल्के से डिफ्लेक्टेड हो गए, और 10,000 में से केवल एक पार्टिकल्स या दो पार्टिकल्स ही क्या थे, स्ट्रेट 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस आ गए। ठीक है, बाउंस बैक करके। भाई ये जो हमने वैल्यू ली है ये केवल हमने एग्जाम्पल की ली थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल भी प्रीफर मत करना। बस आप ये याद रखना कि जो ये वर्ड याद रखना कि पहला मोस्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधे निकल के गोल्ड फॉइल को पार करते हुए। दूसरा वर्ड आप याद रखना सम, मतलब कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हो गए। और तीसरा वर्ड जो है हमारा वो है ए वेरी फ्यू
ए वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम, कम से भी कम पार्टिकल कहते हैं, मतलब बहुत ही कम। 10,000 में से केवल 10,000 का केवल एक पार्टिकल ही वापस आ पाया 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए, मतलब बिल्कुल बाउंस बैक कर गया। तो ये ऑब्जर्वेशन निकाले रदरफोर्ड और उसके जो साइंटिस्ट थे, उसकी टीम थी, उन्होंने। तो ठीक है, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, एक सेटअप तैयार करा और उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी कर लिया भाई। ऑब्जर्वेशन मतलब बाहर बाहर से चीज़ें देख ली कि एक्सपेरिमेंट करके हो क्या रहा है। अब हमें ये भी पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब बताती है भाई निष्कर्ष की, कंक्लूजन की, भाई रिजल्ट क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से, हमें क्या क्या बातें पता चली। भाई तो ऑब्जर्वेशन था जो हमें दिख रहा था क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब बात करेंगे हम कि इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन क्या थे, हमें मतलब किस प्रकार का मॉडल मिला एटम का। तो जो हमारा इससे पहला कंक्लूजन था वो ये निकला कि मोस्ट part of the atom is empty space that is hollow। तो भाई जो हमारा पहला वो इससे निकला कंक्लूजन, निष्कर्ष, वो ये पता चला कि भी जो एटम होता है, उस एटम का जो ज़्यादातर भाग होता है, पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो एम्प्टी होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बताया था, ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे कि सपोज करो हमारे पूरा एटम है और यहाँ पर हम मान लेते थे न्यूक्लियस, और वो एक फुटबॉल की तरह, फुटबॉल स्टेडियम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जो ये एटम को जिस प्रकार दिखता है, मतलब जो एटम होता है उसका ज़्यादातर भाग खाली होता है। ये बात हमें पता कैसे चली भाई, जो हमने पहला ऑब्जर्वेशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे क्या थे, वो स्ट्रेट निकल गए थे। भाई पहला हमने जो ऑब्जर्वेशन था वो यही तो था, मोस्ट जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए थे, वो स्ट्रेट निकल गए थे, मतलब सीधे वो निकल गए थे। सपोज करो एटम थे, ठीक, ये एटम है, ठीक है, गोल्ड फॉइल है, किसी एटम से तो मिलकर बनी होगी ना। तो यहाँ पर हमारे अल्फा पार्टिकल्स आए और अल्फा पार्टिकल्स इस एटम में से पार होके यहाँ पर टकराए, ठीक है। तो यही बता रहे थे कि पहला ऑब्जर्वेशन हमारा यही था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर गए, मतलब वो सीधे निकल गए गोल्ड फोल्ड को, एटम को चीरते हुए। तो इस चीज़ से हमें यह बात पता चले कि एटम का जो ज़्यादातर पार्ट है वो एम्प्टी है, मतलब होलो है, खाली है। तो आई थिंक आप ये बात समझ चुके होंगे। और जो दूसरी बात थी वो हमें ये पता चली कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या बात पता चली हमें कि इनसाइड एटम, एटम के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। भाई ये बात पता कैसे चली कि पॉजिटिव चार्ज है, भाई निगेटिव भी तो हो सकता है, ठीक है, हाँ, हालांकि निगेटिव भी था, ये बात पता कैसे चली कि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बात ऐसे पता चली कि भाई अपना दूसरा ऑब्जर्वेशन याद करो आप। तो दूसरे ऑब्जर्वेशन में रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो सम, उन्होंने एक वर्ड लिया था सम, जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे क्या होते हुए, वो स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है। तो वे रदरफोर्ड में बताते कि कुछ पार्टिकल स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हो गए अपने पाथ से, ठीक है, चल रहे थे वे किसी सीधे चल रहे थे, ठीक है, और जब एटम से टकराए वे क्या हुए, वो हल्के से डिफ्लेक्टेड हो गए कुछ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम होता है, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो भाई ये पार्टिकल था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो किसी चीज़ से टकराया और हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब टकरा के डिफ्लेक्ट हो गया।
भाई हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। इसका मतलब जो अंदर चार्ज था, जिस पार्टिकल से ये टकराया होगा वो पॉजिटिव होगा। इस वजह से क्या हुआ, इसे टकराया और हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन तो से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता और ये डिफ्लेक्ट नहीं होता, न्यूट्रल बन जाता, ठीक है। बट क्या हुआ कि ये पार्टिकल्स यहाँ इससे टकराया और हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गए कुछ पार्टिकल्स। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पर। थॉमसन ने तो ये बता दिया था भाई कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और जो वो उन्होंने वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट माना था वो पॉजिटिव माना था, ठीक है। बट ऐसा नहीं था, ठीक है। वो हमें ये पता कैसे चला कि वो है कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था अभी, मैंने आपको अभी ये बताया था कि जो हमने तीसरा ऑब्जर्वेशन था उससे हमें ये पता चलेगा कि भाई वो जो अल्फा पार्टिकल जो अपना पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है। हम तीस तो रदरफोर्ड ने तीसरा निष्कर्ष क्या निकाला कि जो अपना जो हमारा एटम होता है ना, एटम एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बात पता कैसे चली हमारे कि जो एटम का जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है और वो पॉजिटिव होता है। ये हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन से पता चली। तीसरा ऑब्जर्वेशन यह था कि ए वेरी फ्यू ए वेरी फ्यू कुछ ही अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि 180 डिग्री का एंगल बनाकर वापस आ गए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ पर होगा, वो एटम के सेंटर पर होगा, इस जगह पर। क्योंकि 180 डिग्री का एंगल ये तभी बना सकते हैं, सपोज करो हमारे एटम है, ठीक है, और यहाँ पर अब हमारा पॉजिटिव चार्ज था। भाई अधिकतर पार्टिकल्स तो हमारे स्ट्रेट लाइन में निकल गए थे और कुछ हल्के से यहाँ पर टकराए तो डिफ्लेक्ट हो गए थे। और 10,000 में से केवल एक पार्टिकल्स ही, मतलब ए वेरी फ्यू पार्टिकल्स ही क्या थे, 180 डिग्री का एंगल वापस बनाकर वापस आ गए थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है 180 डिग्री से कि वो जो पॉजिटिव चार्ज था वो हमारा एटम के सेंटर पर था। हमारी कुछ कंक्लूजन थे जो हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चले। भाई एक तो हमें पता चले कि जो मोस्ट ऑफ द एटम होता है उसका पार्ट, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एटम का वो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, मतलब खाली होता है। दूसरी चीज़ कि भाई जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ये बात पता चली कि हमें, और तीसरी बात ये थी कि एटम के अंदर एक, एटम के सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस पे क्या होता है, उस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। और क्या कंक्लूजन निकला भाई इस एक्सपेरिमेंट से, और ये कंक्लूजन निकला एक्सपेरिमेंट से कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। एटम के कंपेयर में जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। वही अपना फुटबॉल स्टेडियम वाला एग्जाम्पल, कि सपोज करो अपना फुटबॉल का स्टेडियम है, और इस फुटबॉल के स्टेडियम के अंदर क्या रखी हुई है, एक फुटबॉल रखी हुई है। तो इस फुटबॉल को तो आप मान लो, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये पूरा फुटबॉल स्टेडियम इसे मानो आप एटम। तो एटम के कंपेरिजन में न्यूक्लियस इतना छोटा होता है जितना कि एक फुटबॉल स्टेडियम के कंपेरिजन में एक फुटबॉल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। तो ये बात भी हमें इसी एक्सपेरिमेंट से पता लगी। हमें और क्या बातें पता लगी, फिर हमें ये बातें पता लगी कि जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है हमारा, जो हमारा एटम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो
निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। उन चार्जेस के इक्वल्स होने के कारण क्या होगा, हमारे एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्या होगा भाई, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे सारे पार्टिकल्स, और हमें बाहर से क्या दिखेगा, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो हमने अभी तक इतना सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का कारण क्या था होने का मतलब, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चला एक्चुअली। क्योंकि भाई देखो, मॉडल तो थॉमसन ने थोड़ा बहुत बता ही दिया था, ठीक है, तो उसमें कुछ सुधार करा भाई रदरफोर्ड ने। और जो थॉमसन थे उन्होंने केवल इलेक्ट्रॉन ही बताए थे, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई रदरफोर्ड जो मॉडल था उससे हमें पता क्या चला एक सिंगल वर्ड में, तो आप बता सकते हो कि रदरफोर्ड मॉडल से हमें प्रोटॉन के बारे में पता चला। इस एक्सपेरिमेंट होने के बाद, ही जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट इसने क्या कह दिया हमें, एक तो एटम का मॉडल दिया जो कि थॉमसन से बेहतर था, और दूसरी बात, किस चीज़ की डिस्कवरी हुई इस एक्सपेरिमेंट से, हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, जिसे अभी तक हम केवल क्या जान रहे थे, अभी तक हम यही पता था, जब तक रदरफोर्ड का मॉडल नहीं आया था हमें यही पता था कि भाई एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब निगेटिवली चार्ज होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये तो पता लग गया था। थॉमसन ने ये तो बता दिया था कि जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट ये नहीं बता पाए थे कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उनका नाम प्रोटॉन है। पता तो था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं एटम के अंदर, बट ये नहीं पता था कि वे प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि हाँ भाई प्रोटॉन भी होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी प्रोटॉन की, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि जो प्रोटॉन थे उसकी डिस्कवरी किसने करी, तो आप लिखोगे कि फिर जो प्रोटॉन था उसकी डिस्कवरी हमारी रदरफोर्ड ने करी। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। तो अभी तक हमने जितना भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो अब हम उनसे किस प्रकार का मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने यही तो पढ़ रहे थे, हम पढ़ तो यही रहे थे कि भाई मॉडल, एटम का मॉडल ही तो पढ़ रहे थे। तो हम किस प्रकार की स्ट्रक्चर तैयार करेंगे अपने, हमने जितना पढ़ा उसके बेस पर। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई हमने अभी तक ये पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, एटम के अंदर। और जो प्रोटॉन होते हैं वो सेंटर पर होते हैं, और वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो हम जो हम ओवरऑल अपना डायग्राम बना सकते हैं, वो स्ट्रक्चर जो बना सकते हैं हम, स्ट्रक्चर एटम की स्ट्रक्चर वो इस प्रकार बना सकते हैं कि भैया हमारा एटम है, ठीक है, और इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। रदरफोर्ड की डिस्कवरी के बाद, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद, हम ये स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं किसी भी एटम की। तो कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई, इसके आगे और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने थॉमसन के वो एटम के मॉडल दिए। और जो हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ये भी फेल हो गया, फेल तो नहीं कह सकते, हालांकि आज भी हम इसमें कुछ सुधार हुए, मतलब इसमें कुछ कमी थी। जो आगे साइंटिस्ट आए उन्होंने इसके रदरफोर्ड के मॉडल में सुधार करे, ठीक है। तो इसे हम फेल तो नहीं बता सकते रदरफोर्ड के मॉडल को, हालांकि ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो हम इसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे। तो जो पहली चीज जो वे नहीं बता पाए थे वो क्या थी, कि जो साइंटिस्ट थे, यहाँ पर दे यूज किया गया, जो साइंटिस्ट उनकी टीम थी, ठीक है, मतलब जो उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने क्या नहीं बता पाए। जो रदरफोर्ड की टीम थी या रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या नहीं बता पाया, दे कैन नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वे
एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि एटम जो है वो किस प्रकार स्टेबल है, वो किस प्रकार एग्जिस्ट करता है। स्टेबिलिटी ना बता पाना ही इस मॉडल की मेजर ड्रॉबैक थी। और भाई वो किस प्रकार नहीं समझा पाए हमें एटम की स्टेबिलिटी, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। आप पहले तो एक नोट बनाइए और उस नोट में ये लिखो। तो पहले तो आप एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो कि एनी चार्ज पार्टिकल ऑन मूविंग अराउंड ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलेशन एंड रेडिएट एनर्जी। ठीक है, कि जो हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी चार्ज पार्टिकल, मतलब किसी चीज के चारों तरफ वो घूम रहा है, तो उसके अंदर उस पे क्या जाएगा, वो एक एक्सीलेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अंडरगो एक्सीलेशन। वो एक्सीलरेशन करने लगेगा। और जब कोई भी चीज़ एक्सीलरेशन करती है, ठीक है, ये कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, तो ये एक्सीलेशन के अंदर चला जाएगा। और एक्सीलेशन के अंदर जब जब ये एक्सीलेशन करेगा पार्टिकल, तो ये अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा। क्या करेगा, ये रेडिएट एनर्जी। तो भाई अगर सपोज करो ये ऐसे घूम रहा था, ठीक है, और ये पार्टिकल अपनी एनर्जी को रेडिएट करने लगा, मतलब एनर्जी निकालने लगा अपने में से, तो क्या होगा, इसकी पावर कम होगी। तो इसकी क्या होगी, इसकी पावर कम होने लगेगी, मतलब जो कि शक्ति है वो कम होने लगेगी, इसकी एनर्जी लूज होने लगेगी। तो क्या होगा, ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज, तो मानो पहले सर्किल इतना बड़ा बना रहा था, तो जब एनर्जी इसकी लूज होगी, ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, अब सर्किल का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये इस सर्किल का साइज इतना हो जाएगा, और फिर एनर्जी निकालेगा। ठीक है, फिर सर्किल का साइज और छोटा हो जाएगा। मतलब अपना जो चार्ज पार्टिकल है, किसी भी सर्कल, अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवो मोशन कर रहा है, तो वो एक्सीलेशन करेगा। एक्सीलेशन होने से क्या होगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलने से क्या होगा, वो ऐसे घूम रहा था सपोज करो, तो क्या होगा, एनर्जी निकलती रहेगी। अब उसका सर्किल छोटा होता रहेगा, सर्किल छोटा होता रहेगा, सर्किल छोटा होता रहेगा। इस तरह से वो मोशन करता रहेगा चार्ज पार्टिकल। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था एक चार्ज पार्टिकल का जब भी वो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। तो यही कहानी कुछ भाई इलेक्ट्रॉन के साथ होगी। सपोज करो भाई, तो क्या है कि ये एटम है, ठीक है, एटम के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, भाई जो मैंने आपको नोट लिखवाया क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तो कभी गलत होगा नहीं। ठीक है, और जो ये चीज़ हम मान रहे थे कि वो सर्किल जो है छोटा होने लगेगा, वो तभी पॉसिबल है जब कोई चार्ज पार्टिकल उसके अपोजिट सेंटर पर रखा हो। अगर यहाँ पर सेंटर पर कोई भी उसके अपोजिट चार्ज पार्टिकल नहीं रखा होगा, भले से वो एनर्जी लूज करे, फिर भी वो उसी सर्कल में घूमता रहेगा। ये भी चीज़ आप अपने नोट में डाल लेना कि जब पार्टिकल उसके अपोजिट पार्टिकल होगा, वो इस प्रकार का जो सर्किल है वो तभी बनेगा जब उसके अपोजिट पार्टिकल उसके सेंटर पर रखा होगा। अगर कोई फोर्स नहीं लग रही उस पर, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, बट वो सर्किल उतना ही रहेगा उसका होगा। अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियस ना होता, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है ये, और रिवॉल्व होते होते ये एनर्जी लूज करते रहते हो, और सर्किल इनका रिवॉल्व उसी तरह से करते जैसे पहले कर रहे हैं। बट अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, और ये होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव है
ये नेगेटिव है, तो आपस में क्या करेंगे, अपनी ओर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे यहाँ से। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा भी ये। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे तो ये इनके अंदर से क्या निकल रही होगी, एनर्जी निकल रही होगी। ये एनर्जी क्या क्या कर रहे होंगे, ये रेडिएट कर रहे होंगे, एनर्जी लूज कर रहे होंगे। और यहाँ पर हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो सीधी सी बात है वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्किल में भी घूमता रहेगा और इसकी तरफ अट्रैक्ट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहेगा, इस प्रकार का पाथ क्रिएट कर लेगा। और फाइनली क्या होगा, ये पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज में जाकर मिल जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज में जाएगा, जैसे ही मिल जाएगा ये पूरे एटम, ये जो पूरा एटम था, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर मिल गए तो क्या होगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी इस एटम की। तो मतलब इस एटम जो है हमारा वो स्टेबल रहेगा ही नहीं। स्टेबल, अगर एटम स्टेबल नहीं रहेगा और तो जितनी भी चीज़ें हैं, एलिमेंट हैं और जो मॉलिक्यूल, सब एटम से तो मिलकर बने हुए हैं, तो अपने आसपास कुछ भी चीज़ नहीं होगी, ये संसार ही नहीं होगा। रदरफोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें जाके मिल जाएंगे और एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं होगी। बट ऐसा है थोड़ी, अपने आसपास सभी चीज़ें हैं, एटम भी है, ठीक है, वो और वो स्टेबल भी है। तो यही एक मेजर कारण था रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक का, खामी का। तो यही सबसे बड़ी खामी थी रदरफोर्ड के मॉडल की, कि भाई वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें नहीं बता पाए। तो ये जो हमारे रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी, ठीक है, जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो एक नए साइंटिस्ट आए, नील्स बोर, इन्होंने अपना एक नया मॉडल दिया, न्यू मॉडल। और इनका जो न्यू मॉडल था उसका कॉन्सेप्ट भी न्यू था। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट पे इन्होंने एक न्यू मॉडल दिया जो कि इनकी खामी को दूर कर रहा था। बाकी सब चीज़ें सेम थी। ठीक है, ये सब चीज़ें सेम थी कि एटम कुछ इस प्रकार का होता है, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है, और जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पर होता है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, बस रदरफोर्ड यही नहीं बता पाए थे कि एटम स्टेबल किस प्रकार है। तो उसी चीज़ को, उसी खामी को दूर करने के लिए नील बोर ने अपना एटम का मॉडल दिया। और यहाँ से हमारी नील बोर के मॉडल से ही हमारी किस चीज़ की डिस्कवरी हो जाएगी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो जाएगी। तो हमारे तीनों पार्टिकल, भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हो चुकी, थॉमसन ने कर दी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने कर दी। अब हमारे इस खामी को दूर करने के लिए नील बोर आएंगे और वो एक नया मॉडल निकालेंगे जिससे हमारी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हो जाएगी और हमारी ये जो उसकी खामी है रदरफोर्ड के मॉडल की, वो भी दूर हो जाएगी। आई थिंक इस लेक्चर से रिलेटेड आपको सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके सारे आंसर्स दे दूंगा।